नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी अपना धंधा टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस इन ब्रांड्स की तरह ग्रो करना है तो ये वीडियो आपके लिए। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर्विस बेस्ड बिजनेस में सर हम स्केल अप नहीं कर पा रहे, हमें सर्विस को स्केल अप करना है। देखो, प्रोडक्ट में क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट लेने आता है तो वो स्केल अप हो जाता है। सर्विस के अंदर ह्यूमन बेस्ड काम होते हैं, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर आज भी जो 1 लाख रुपए का धंधा उसको 1 करोड़ 100 करोड़ नहीं कर पा रहे, वो बहुत 10-12 लाख में अटक चुके हैं। पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, आउटपुट आता नहीं है और फिर वो परेशान होकर या तो जॉब पे चले जाते हैं या इंडस्ट्री स्विच कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिनको आप यूज करके अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। पहली चीज, स्टार्ट विथ नीश फोकस। देखो, टीसीएस हो गया, कोई भी बड़ी कंपनी, आप आईटी कंपनी पकड़ोगे ना, या लीगल सर्विस की कंपनी पकड़ोगे, किसी भी चीज की सर्विस बेस्ड कंपनी पकड़ोगे, उन्होंने एक चीज को पकड़ के स्केल अप करा। जैसे टीसीएस शुरुआत के अंदर डेटा प्रोसेसिंग, पंच कार्ड सर्विसेज, इसको स्केल अप करा। काफी सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी बेचना चालू कर देते हैं, मार्केट साइज एनालाइज नहीं करते हैं। अगर आप शुरुआत में सोच लोगे मुझे 1 लाख करोड़ करना है या 100 करोड़ करना है या 1 करोड़ करना है या 10 करोड़ करना है, तो वो पॉसिबल ही हो जाएगा। आपने शुरुआत में प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं रखी कि इसको स्केल कैसे करना है एक प्रोडक्ट को पकड़ के, तो कभी नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी जी उनके फाउंडर है, जब भी किसी बिजनेस को चालू करते तो हमेशा ये चीज सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं 1 लाख करोड़ का धंधा कैसे बनाऊंगा। तो सर्विस के अंदर भी यही है, एक प्रोडक्ट पकड़ो और उसको स्केल पे सोचो। एक प्रोडक्ट को स्केल करने में ज्यादा बेनिफिट होता है रादर देन 100 प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिए मार्केट के अंदर, क्योंकि 100 प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो 100 प्रोडक्ट के लिए 100 टीम मेंबर अलग अलग चाहिए होंगे आपको। दूसरी चीज, अपने सर्विस को स्टैंडर्ड के अंदर लेकर आओ, मतलब एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाओ। जैसे मैं आपको बताता हूं, विप्रो इन्फोसिस ने किया, उन्होंने क्या करा, सर्विस के अंदर सर्विस नहीं बेची, प्रोडक्ट बना दिए और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बना दिए। जैसे डॉक्टर विवेकेंद्र जी है, उनका आपको एग्जांपल दूं, 2020 से पहले वो अपनी कंसल्टिंग बेचते थे, सर्विसेज बेचते थे, उन्होंने अपने कोर्स लॉन्च कर दिया। अब कोर्स क्या, वीडियो फॉर्मेट में एक ही प्राइस है, बस उसको स्केल करना है। जितने लोग देखते जाएंगे, उसको बाय करते जाएंगे, उतना उनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। खर्चा एवरी टाइम नहीं बढ़ेगा, एवरी सेल के साथ खर्चा फिक्स्ड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कैसे मैं मेरे सर्विस को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर एक फिक्स प्राइस कर दिया, सेल्स टीम लगा दी, अब सेल्स टीम उसको बेच रही है स्केल के ऊपर। तीसरी चीज, आपको स्केलेबल टीम के एसओपीज को तैयार करना है। क्या होता है, सर्विस टीम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर, बट काफी सारे लोग सेल्स टीम के बारे में ये सोचते हैं कि अगर मैं इनको सिखाऊंगा, एफर्ट्स लगाऊंगा, पैसे लगाऊंगा तो मेरा टाइम बहुत जाएगा। इसके चक्कर में सर्विस वालों के साथ आगे बढ़ता हूं, बट वो लीक कर देते हैं क्लाइंट्स को। क्यों? उनको सर्विस डिलीवरी का भी पता होता है। तो सेल्स टीम को आपने सर्विस का आधा पार्ट बता दिया, पूरा उनको बताया नहीं ताकि वो डिलीवरी ना कर पाए। और जब वो वन टाइम के बाद सीख गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद वो स्केलेबल है। क्योंकि सेल्स वाला बंदा जिसको आपने सर्विस समझाई है, जो डिलीवरी नहीं कर सकता, सिर्फ कस्टमर ला सकता है, तो वो लीक नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उसका आप लॉन्ग टर्म असेट की तरह काउंट कर सकते हो। फिर आप ऐसे 1 नहीं 10 नहीं 100 सेल वाले बंदे रख सकते हो, वहां से स्केलेबिलिटी आती है। चौथी चीज, गो ग्लोबल नॉट जस्ट लोकल। देखो, अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है, स्केल करना है ना, तो इन्फोसिस की तरह आपको सोचना पड़ेगा। उसने अपना पहला यूएस क्लाइंट 1987 में पकड़ा था, वहीं से उनकी स्केलिंग की स्टार्ट हुई थी। देखो, डॉलर में कमाओगे, रुपीज में उड़ाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। एडी में कमाओ, रुपीज में उड़ाओ। समझे बात को? बाहर का क्लाइंट्स 10x 20x ज्यादा पैसा देता है एज कंपेयर टू इंडियन क्लाइंट्स। तो डॉलर में रेवेन्यू करोगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। और आप एक चीज समझो, बाहर का आपने एक बड़ा क्लाइंट पकड़ लिया, उससे आप काम लेकर हिंदुस्तान में आ गए, उसके लिए आपने 10 सर्विस वाले बंदे रख लिए डिलीवरी के लिए। अब जो बाहर का आदमी है ना, वो आपसे हजारों मील दूर बैठा है और आपकी टीम से, तो बहुत लेस चांसेस होते हैं कि वो बंदा आपकी टीम को पिच करेगा डायरेक्टली काम करने के लिए, या आपकी टीम डायरेक्टली उस बंदे को पिच करेगी डायरेक्टली काम करने के लिए। वहाँ चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप एक कंट्री के पार चले जाते हो, तो ये भी आप कर सकते हो कि इंटरनेशनल जाओ। पांचवी चीज, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। देखो, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलतियां जो लोग शुरुआत के अंदर करते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आज के टाइम पे गूगल करोगे, सीआरएम ईआरपी के 100 सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी को समझना है, ऑटोमेशन को समझना है, सिस्टम्स को समझना है, क्योंकि एक टाइम बाद देखो, ह्यूमंस पे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि हर चीज परफेक्ट करेंगे, बट घड़ी घड़ी के हिसाब से चलती, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, इस चीज को समझे। जो अपनी कार है, गाड़ी है, वो एक टेक्नोलॉजी है, तो वो उसके हिसाब से चलेगी। उसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, इमोशंस नहीं होता है। चैट जीपीटी में प्लस और माइनस नहीं होता है। चाहे कोई कैमरा ले लो, आज जो ये शूट कर रहा है कैमरा बैठ के, इसमें प्लस एंड माइनस नहीं होता। कैमरे का मूड नहीं होता कि आज मेरा मूड नहीं तो मैं शूट नहीं करूंगा, या कल मेरा मूड होगा तो कल शूट करेंगे 6 बजे। कैमरा कैमरा की तरह चलता है। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की तरह चलती है, वो सबसे बेस्ट होती है स्केलेबल करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना समझो अपने धंधे के अंदर। 6 चीज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। देखो, अगर आप एक अच्छा ब्रांड बनाओगे, ट्रस्ट बनाओगे, तो लोग आपसे खरीदेंगे। आज अपन जो इंटरनेट यूज करते हैं वो एयरटेल और जियो का करते हैं, क्योंकि इनका सर्विस अच्छी है। मुकेश अंबानी जी पे सोच के थोड़ी ना करते हैं कि यार मुकेश अंबानी जी बैठे हैं या उनका लड़का बैठा है तो मैं जियो की सर्विस लूंगा। नहीं, हमें ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है। या मुकेश अंबानी जी ने कोई अच्छा मैनेजर बैठा दिया, आईटी इंजीनियर बैठा दिया, उसके ऊपर देख के भी नहीं करते, मतलब ब्रांड को देखते हैं, जियो को या एयरटेल को। तो ब्रांड बिल्डिंग करो। तो ब्रांड नेम बनाने के ऊपर सोचो। ब्रांड नेम इज एवरीथिंग। अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर किसी भी स्पेसिफिक रीजन में या नीश में आप एक ब्रांड बन जाते हो या ब्रांड बनाते हो, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है। 7वीं चीज, फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हो, उसमें प्रॉफिट नहीं है तो कल धंधा बंद कर दो। 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं है, धंधा आपको यहाँ चलाना नहीं आता है, या धंधा काम का नहीं है। इस चीज को समझना। प्रोडक्ट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म देखा जाता है कि अभी हमें मार्केटिंग में, ब्रांड इमेज में, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, सब में इन्वेस्ट करना है, बट सर्विस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ प्रॉफिट फर्स्ट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी फ्यूचर के अंदर रेवेन्यूज नहीं आए, मार्केट से कैश फ्लो आउट हो गया, तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे टीम को सर्वाइव करने के लिए। टीम एक असेट होती है सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, तो टीम को सर्वाइव कराने के लिए, रखने के लिए आपको कैश चाहिए होता है, रिजर्व चाहिए होते हैं। तो प्रॉफिट इज फर्स्ट इन सर्विस बेस्ड बिजनेस। 8वीं चीज, आपको मैन पावर डिपेंडेंसी से सिस्टम डिपेंडेंसी के ऊपर आना पड़ेगा। छोटी फर्म अक्सर फाउंडर डिपेंडेंट रहती है कि फाउंडर है तो साइन होगा, पैसे आएंगे, चेक साइन होगा, जाएंगे, कोटेशन मिल जाएगी, डील क्लोज हो जाएगी। और बड़ी कंपनीज में क्या होता है, वहाँ टीम लगी हुई, प्रोसेस बने हुए। भैया अगर मैनेजर की तबियत खराब है तो असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसकी तबियत खराब है तो उसका बैकअप मैनेजर एक और होगा, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती। वहाँ पे 3 4 5 बैकअप होते हैं किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो आपको एक लेयर बनानी पड़ेगी, सिस्टम तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं रखोगे, फाउंडर डिपेंडेंसी रखोगे या 1% डिपेंडेंसी रखोगे, धंधा कभी आपका स्केल नहीं होगा सर्विस बिजनेस के अंदर। देखो बड़ी कंपनीज जो होती है वो बड़ी दूसरी बड़ी फर्म जो सर्विस दे रही है मार्केट के अंदर, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, लीगल हो, कंसल्टिंग हो, टैक्सेशन हो, उनके पास क्यों जाती है? क्योंकि पता है इंडिविजुअल के पास जाएंगे, वो बीमार पड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, हमारा काम डिलीवर नहीं हो पाएगा, जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा तो जाएगा नहीं। बहुत लेयर्स के बैकअप होते हैं। कंपनी को पता है कि 10 बजे तक हमारा काम होना है तो वो होके ही रहेगा। इसलिए आपको बैकअप तैयार करने अपने धंधे के अंदर, कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर, प्रॉफिटेबल वे के अंदर। 9 चीज, वर्टिकल में अपना एक्सपर्टाइज बनाओ। देखो टीसीएस ने क्या करा, बैंकिंग लाइन में घुस गया, उसका ग्लोबल लीडर बना कि पूरी दुनिया के बैंक्स के मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, हर चीज देखूंगा बैठ के। तो अगर मैं इंडिया में धंधा कर रहा हूँ, दुबई में गया, वहां से ट्रेडिंग चालू कर दी, 100 करोड़ का धंधा बनाया, फिर मैं अमेरिका चला गया, अब मैं 3 कंट्रीज में धंधा कर रहा हूँ, अमेरिका में कर रहा हूँ, दुबई में कर रहा हूँ, इंडिया में कर रहा हूँ। तो अब एंटरप्रेन्योर्स को दिक्कत क्या आती थी कि भाई 3 कंट्री में 3 सीए रखो, तीनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, एंड में क्लाइंट का काम बिगड़ता था। तो डिलॉयट क्या करता है, वन रूफ के अंदर सोल्यूशन देता है कि तुम्हारा काम लेकर आओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तीनों कंट्रीज में टैक्सेशन हम आपका देख लेंगे। तो अपने जॉब की इंडस्ट्री, उसका जो नीश है, उसके बादशाह बन जाओ दुनिया में, वहां से भी स्केल का बहुत अच्छा रास्ता होता है। 10वीं चीज, पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम प्ले। देखो ये क्या होता है, अगर मैं एक काम अच्छा कर सकता हूं तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दूसरा काम भी इनहाउस करूं, उसको मैं आउटसोर्स करूं, पार्टनरशिप करूं। जैसे एक्सेंचर ने माइक्रोसॉफ्ट, सैप, ओरेकल से पार्टनरशिप बनाई कि तुम सॉफ्टवेयर बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ, इंप्लीमेंटेशन मैं करूंगा, इंडस्ट्री के अंदर जाकर मैं लड़के बिठाऊंगा जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे आपने एक सेल्स फर्म खोल ली और एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि भैया तो मार्केट जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, डिलीवरी सर्विस तुमको देखनी है, सेल्स में देखूंगा, दोनों कंपनी आधा शेयर कर लेंगी अपने टीम मेंबर्स के बीच में बैठ के। तो ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आपने हाफ शेयर कर लिया पार्टनरशिप के अंदर। 11वीं स्ट्रेटेजी है कि अपनी टीम को ट्रेनिंग देना। अगर आपको लगता है ना कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आपने चालू कर दी और आपने अच्छी टीम हायर कर ली है, मान के चलना अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे, 2 महीने में वो टीम खराब हो जाएगी। आपका कंपटीशन अपनी टीम को ट्रेनिंग करवा रहा है, आप करवा नहीं रहे हो, उनका डेटा जो है पुराना होते जा रहा है, माइंडसेट पुराना होते जा रहा है, नई स्किल वो डेवलप नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री तेजी से चेंज हो रही है, कस्टमर्स और क्लाइंट की डिमांड चेंज हो रही है। अब ट्रेनिंग करने के लिए बोलेंगे पैसा कहां से लाएंगे? जैसे एक्सेंचर तो $1 बिलियन खर्च कर देता साल में, डिलॉयट की खुद की यूनिवर्सिटी खुलती टैक्सेस के अंदर। आपको कोई पैसा फंडिंग रेज नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का आपका बंदा है उसके रिलेटेड वीडियो या तो यूट्यूब पे होंगे, इंटरनेट पर ब्लॉग्स होंगे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और मैं मान नहीं सकता कि आज के टाइम में किसी भी टॉपिक पे या तो इंटरनेट पे ब्लॉग्स नहीं है या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं है। इतने वीडियोस भरे पड़े हैं, इतने ब्लॉग्स भरे पड़े हैं, वहां से जाकर आपकी टीम लर्न कर सकती है। बस उनको डेली टारगेट तो मॉर्निंग में 1 आवर का, 1 घंटा मॉर्निंग में आपको लर्निंग करनी है। वीडियो से कर रहे हो तो उसको वो एक्सेल शीट में डालते कि वीडियो का लिंक ये रहा, इससे मैंने सीखा ये और कंपनी में और मेरे काम में इंप्लीमेंट ऐसे करूंगा। 12वीं स्ट्रेटेजी है कि कैसे आपको क्लाइंट रिटेंशन करना, लीकेज को रोकना है। काफी सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस में मेरे पास ये चीजें आती है। फाउंडर्स कहते हैं कि सर हमारे टीम मेंबर क्लाइंट लेके निकल गया, पार्टनर क्लाइंट लेके निकल गया, क्लाइंट लीकेज बहुत हाई है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना कि एक बंदे के ऊपर 2 पार्टनर लगाओ या 2 बंदे लगाओ। जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स क्या करती है, एक रिटेंशन पार्टनर अलग रखती है क्लाइंट के साथ और एक सर्विस पार्टनर अलग रखती है कि सर्विस डिलीवरी पार्टनर सर्विस देखेगा और रिटेंशन पार्टनर रिटेन करेगा उस क्लाइंट को। केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी इसी फॉर्मूला के ऊपर ऑपरेट करते हैं कि भैया एक बंदा तो क्लाइंट को रिटेन कर रहा है और एक बंदा सर्विस देख रहा है। लेटर ऑन कभी डिस्प्यूट हुआ, सर्विस पार्टनर चला गया तो रिटेंशन पार्टनर संभाल लेगा और रिटेंशन पार्टनर चला गया तो सर्विस डिलीवरी पार्टनर संभाल लेगा। इसी तरीके से फोकस करके ये स्केल करते हैं। 13 स्ट्रेटेजी, फ्रेंचाइजी एंड पार्टनरशिप मॉडल। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मल्टीपल सिटीज के अंदर जाके अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो और पार्टनरशिप में जा सकते हो। जैसे आप टेक्नोलॉजी अच्छी बनाते हो, वेबसाइट अच्छी बना लेते हो, तो आपने क्या करा, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी निकाल दी कि आप लोग क्लाइंट्स पकड़ के लाओ, अपने अपने सिटी से डिलीवरी हम करेंगे। जो भी रेवेन्यू हुआ, जैसे 100 रुपये कमाए तो 60 रुपये हमारा, 40 रुपये नेट आपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को दे दिया। अगर आपकी 100 फ्रेंचाइजी है तो महीने की सोचना करने की एक सेल ला रहा है 1 लाख रुपए की, तो महीने की 1 करोड़ की सेल होती है। उनको बांटना कितना पड़ा, 40 लाख रुपए, बट 60 लाख रुपए का वर्थ का काम आपके पास आ गया। ऊपर से क्लाइंट्स आपकी फर्म में आके जुड़
रहे हैं, आपकी ब्रांड इमेज से जुड़ रहे हैं, तो डे बाय डे आपका ब्रांड भी ग्रो हो रहा है मार्केट के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। 14 स्ट्रैटेजी क्रॉस सेल एंड अपसेल। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो सर्विस के अंदर है ना वो अपसेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्फोसिस बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को कंसल्टिंग पिच करता है, आईटी के डिफरेंट सर्विसेज पिच करता है, केपीएमजी पीडब्ल्यूसी के लिए कहा जाता है कि एक बार क्लाइंट अंदर आ गया तो सारी सर्विसेज यही उसको पिच कर देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो और कौन सी रिलेटेड सर्विस आसपास से ले रहा है। अनरिलेटेड सर्विस पिच नहीं करनी, रिलेटेड सर्विस पिच करनी है। जैसे कोई आपसे वेबसाइट बनवाना आया तो वो सर्वर भी कहीं से ले रहा होगा, तो उसको बताओ कि मेरा खुद का सर्वर है, मैं आपको सर्वर देता हूँ। अब वो वेबसाइट बनवा रहा है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए होगी, तो आप डिजिटल मार्केटिंग पिच कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं तो उसको पोस्टर्स, बैनर्स, वीडियो एडिटिंग सब कुछ चाहिए होगा, वो भी आप उसको पिच कर सकते हो। उसको डोमेन चाहिए होगा, वो भी आप उसको पिच कर सकते हो। उसको लीड जनरेशन चाहिए होगी गूगल से, वो उसको आप पिच कर सकते हो। मेटा एड पिच कर सकते हो, 100 तरह की चीज आप पिच कर सकते हो। तो एक ही क्लाइंट को पकड़ के आपने अपसेल कर दिया, उससे आपका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। इसके लिए आप एक स्पेसिफिक डिलीवरी पार्टनर या अपसेलिंग पार्टनर रख सकते हो कि तुम्हारा क्लाइंट है कि हमारे पास 500 क्लाइंट हर साल आते हैं, उनको अपसेल करना, उनसे रेवेन्यू जनरेट करना। स्पेसिफिक डेडिकेटेड पार्टनर रख सकते हो आप इस चीज के लिए। अब देखो आपको जो है ना ऐसा फाउंडर सोचना पड़ेगा कि मेरे को स्केल और प्रॉफिट कैसा करना, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। अगर नहीं पता तो किसी कंसल्टेंट के पास जाना, उससे स्ट्रैटेजीज बनवा लेना। क्योंकि अगर आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर स्केल नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट्स नहीं कर सकते हो, टीम का साइज बड़ा नहीं कर सकते हो, स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस को खोलने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तो आप सोलो खोलो कि मैं अकेला हूँ, अकेला ही चला रहा हूँ, खुद ने सुबह 9-10 बजे शटर उठाया, शाम को 6-7 बजे खुद ने शटर बंद कर दिया, खत्म। संडे ऑफ है, छुट्टी, मोबाइल बंद, सब कुछ खत्म। मंडे टू सैटरडे आपने काम करा, जिस दिन बीमार पड़ गए उस दिन छुट्टी, उस दिन ऑफिस बंद, उस दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोन ऑफिस में पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे अगर अकेले चलना है तो भी ठीक है, वो आपके ऊपर है, बट स्केल करना है तो ये सारी स्ट्रैटेजीज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉफिट 3-4 लाख 5 लाख के पार जा रहा है तो आप वीकली ऑफ लो, 1-2 दिन का, हर हफ्ते कह रहा हूँ, 1-2 दिन को ऑफ लो, आप एक दिन भी ले सकते हो। उसके अंदर आप बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाओ, डेटा को देखो, कलेक्शन पॉइंट्स को देखो, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना गया, कितने खर्चे होने, कहाँ से क्लाइंट आता है, कहाँ से लीकेज होती है। स्ट्रैटेजीज के लिए टाइम निकालना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें होती है जो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस को स्केल अप करती है मार्केट के अंदर। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ भी रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, डेफिनेटली उसमें कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसको रीड करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।